नेतानगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नेतानगरी में अब बात करेंगे दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स की। दो अहम राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जहां पर सत्ता की सरगर्मियां तेज हैं, और इनसे जुड़े मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार टीएस सुधीर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये आंध्र प्रदेश अब तक जो दिल्ली सेंट्रिक सुर्खियां थी उनसे कमोबेश बाहर रहता था। तेलंगाना को लेकर जरूर सियासी तापमान बढ़ता रहता था, हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो या केसीआर और केटीआर की टर्फ पे बीजेपी का चैलेंज। लेकिन अब आंध्र प्रदेश से खबरें आ रही हैं। एक तरफ खबरें आती हैं कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ जगन रेड्डी कहते हैं कि ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। हो क्या रहा है आंध्र प्रदेश में? पिछले साल 2020 में कुछ 20 ऐसी घटनाएं बाहर आई जहां पर मंदिरों को एक तरह से वैंडलाइज किया गया, डेसिक्रेट किया गया। तो इस तरह की घटनाएं हुई और साफ तौर पर इस बार ही भाजपा और इवन तेलुगु देशम, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है, उन्होंने साफ निशाना साधा है जगनमोहन रेड्डी पर। और इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि जगनमोहन रेड्डी और उनका परिवार क्रिश्चियन फेथ को मानता है। तो आरोप यह लगाया जा रहा है कि कोस्टल आंध्र प्रदेश में काफी क्रिश्चियन मिशनरीज का काफी दबदबा है, काफी कन्वर्शन चल रहे हैं और एक तरह से टैसिट अप्रूवल है मुख्यमंत्री के परिवार और जो वाईएसआरसीपी जो रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा कि इस तरह से मंदिरों को अटैक हमला उन पर हमला किया जा सकता है। तो ये एक तरह से आरोप है और एक तरह से ये विस्पर कैंपेन इस तरह का चल रहा है। आरोप चल रहा है कि चूंकि ये क्रिश्चियन फेथ को बिलोंग करते हैं मुख्यमंत्री, तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो हिंदू धर्म खतरे में है। तो उस तरह का एक कैंपेन चल रहा है भाजपा के द्वारा एंड सरप्राइजिंगली आल्सो बाय द तेलुगु देशम। तो ये एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है। अभी हम देखें क्योंकि अभी चुनाव 2024 में ही होने हैं तो चुनावों के लिए काफी समय है, लेकिन एक तरह से बिल्डअप अभी से शुरू हो गया है आंध्र प्रदेश की राजनीति में। इज इट समथिंग वेरी न्यू विज़ आंध्र प्रदेश पॉलिटिक्स? ये क्या पहली बार इस तरीके का ट्रेंड बन रहा है या पहले भी इस तरह का पोलराइजेशन हुआ है? मैं कुछ पुराने आंकड़े देख रहा था। 1998 में चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास सिर्फ 12 सांसद थे, वो बार्गेन करते हैं एंड ही बार्गेन्स रियली हार्ड विद अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। बदले में उनको स्पीकर की पोस्ट मिलती है बाल योगी को। और उसके बाद के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें नायडू बीजेपी को साथ लेते हैं और लोग कहते हैं उसके चक्कर में बीजेपी कई बरस पीछे चली गई और टीडीपी ने उसका हिस्सा क्लेम कर लिया था। क्या ये बीजेपी की स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि रिलीजियस या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द नैरेटिव बिल्ड करके आंध्र प्रदेश में वापसी की जाए, या पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं? आपने अटल बिहारी वाजपेयी एरा की बात की एंड दैट टाइम द बीजेपी वाज वेरी डिफरेंट। उस समय भाजपा यहाँ पर यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में काफी कमजोर पार्टी थी और एक तरह से उनको जरूरत थी कि किसी तरह के रीजनल पार्टी के साथ अगर वे गठबंधन करते हैं तो उनको ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। हालांकि असलियत में यह हुआ कि तेलुगु देशम ने यह इंश्योर किया कि बाइपोलर पॉलिटिक्स ही रहे आंध्र प्रदेश में, कांग्रेस और तेलुगु देशम के बीच में या तीसरी पार्टी किसी तरह से उभर कर ना आए। तो एक तरह से इसमें भाजपा का काफी नुकसान हुआ। लेकिन जहां तक रिलीजियस बेस्ड रीजन बेस्ड पॉलिटिक्स है, यहां पर आंध्र प्रदेश में पहले नहीं हुआ है। स्पेशली जो आज का जो आंध्र प्रदेश है बंटवारे के बाद 2014 के बाद, यहाँ पर हमेशा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हुई है। कम्मास जो कि तेलुगु देशम के साथ रहते हैं समुदाय, और रेड्डीज जो कि पहले कांग्रेस को और अभी वाईएसआर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। तो जहां पर ज्यादा कास्ट बेस्ड राजनीति होती है, कास्ट के बेसिस पर ही वोटिंग भी होती है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के बेसिस पे इतनी वोटिंग नहीं होती है। लेकिन यहां पर एक तरह से अभी डिविजिव अप्रोच को अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि जैसे मैंने कहा जगनमोहन रेड्डी क्रिश्चियन फेथ को मानते हैं, तो उनका मानना है भाजपा का एंड बाय एक्सटेंशन आल्सो तेलुगु देशम। अभी तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू इस बात को क्यों उठा रहे हैं, और ये पहली बार है कि नायडू रिलीजन के बेसिस पर बात उठा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण यह है कि वे नहीं चाहते हैं कि भाजपा तेलुगु देशम के एक्सपेंस पर आंध्र प्रदेश में गेन करे, जस्ट लाइक इन तेलंगाना
the BJP has gained at the expense of the Congress. So TDP does not want the same kind of experience in Andhra Pradesh, और इसी वजह से चंद्रबाबू नायडू भी उसी लाइन को अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि नॉर्मली भाषा रहती है भाजपा की। सर, अब हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि जगन इससे किस तरह से डील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने बाकी जगह देखा है कि जब इस तरह अग्रेसिव पॉलिटिक्स कम्युनल लाइंस पे होती हैं तो ये देखा गया है कि दक्षिण पंथ को फॉलो ही करना पड़ा है बाकी पार्टीज को। वो उस नैरेटिव को, उस लॉजिक को बदल नहीं पाते हैं जब पॉलिटिक्स उस दिशा में बढ़ती है। जगन अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिस्टर्ब किए बिना इससे मतलब इस दिशा में कितना आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो कुछ कुछ चीजें करते हुए दिख रहे हैं। उनके डीजीपी कुछ दिन पहले आंकड़े जारी कर रहे थे, वो ये भी बता रहे हैं कि हम जियो टैगिंग कर रहे हैं मंदिरों की, हम सीसीटीवी लगा रहे हैं। वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स आते हैं, वो प्रेस के सामने आकर के उसको क्लियर करते हैं, लेकिन उनको क्या ऐसा हो रहा है कि वो एक जब गेम के नियम चेंज हो जाएंगे तो वो दूसरे नियम के गेम से उनको खेलना पड़ेगा, और जिस जो राजनीति जगन अभी करते हैं उसमें कहीं सेंध लग जाएगी। कितना एल्बो रूम है जगन के पास? जगन को मेन काम अभी ये करना पड़ेगा कि जितने भी ऑफेंडर्स हैं, इतने सारे टेंपल वैंडलाइजेशन या डेसिक्रेशन का जो भी हुआ है, उन ऑफेंडर्स को पकड़ें। मैं एडिशनल डीजीपी आंध्र प्रदेश के रविशंकर से बात करा था 2 दिन पहले, और उन्होंने मुझे बताया कि चूंकि कोविड के माहौल में काफी अनएम्प्लॉयमेंट था, लोगों के पास काम नहीं था, तो 2020 में ही 400 ऐसी चोरी के इंस्टेंसेस आए हैं जो कि हुंडी से पैसे चुराए गए हैं वेरियस टेम्पल्स में। तो एक तरह से उनका मानना है कि कोविड रिलेटेड ऑफेंसेस भी काफी हुए हैं, काफी सारे मंदिरों को तोड़ा गया है, ये इस आशा में कि शायद जो आइडल के नीचे किसी तरह का सोना या चांदी रखा गया होगा। तो उस तरह की काफी इंस्टेंसेस भी आए हैं, लेकिन जो 16 मेंबर की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को गठित किया गया है, उसके चलते उनको ये लगेगा कि शायद अगर जल्दी से जल्दी वे पकड़ पाए जिन्होंने इस तरह की जो डेसिक्रेशन या वैंडलाइजेशन या चोरियां की हैं, तब जगनमोहन रेड्डी की सरकार के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम होगा। लेकिन तिरुपति में बाई इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा बाई इलेक्शन होना है, क्योंकि वहां के जो सांसद थे वो कोविड की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, तो बाई इलेक्शन की तिथियां भी जल्दी आ जाएंगी। तो अभी ऐसा लगता है कि भाजपा और तेलुगु देशम दोनों इस बात को काफी उछालेंगी, क्योंकि उनको लगता है टेंपल टाउन में बाई इलेक्शन होना है, चुनाव होना है, तो एक तरह से इसमें एक तरह से मौका है कि जगनमोहन रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस को एक तरह से घेरा जाए। तो जहां तक जगनमोहन रेड्डी सरकार का सवाल है, आंध्र प्रदेश सरकार का सवाल है, उनकी पुलिस को जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी उनके ऊपर दबाव इस बात से लेकर हटेगा। इसमें बार बार बीजेपी का जिक्र आ रहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मिस्टर सुधीर कि हु विल बी द फेस ऑफ बीजेपी फॉर देयर आंध्रा स्ट्रेटजी। कुछ एक फेसेस हैं, कुछ फेसेस जिन पे स्पॉटलाइट ज़्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे किसी को प्रोजेक्ट किया जा रहा हो, क्योंकि उसी इलाके से मुरलीधर राव आते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाके से। लेकिन पिछले दिनों ये शिकायत हुई कि जो अंदर खाने खबरें आई कि संघ में नाराज़गी है कि उनका कद कम कर दिया गया बीजेपी की नए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। हु इज़ द पॉइंट मैन जिसको आगे रख के ये पूरा ऑफेंसिव एक पॉलिटिक्स की जा रही है? See, भाजपा एक्चुअली इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पार्टी इन आंध्र प्रदेश। आपको याद होगा कि 2019 चुनाव खत्म होने के कुछ हफ्ते बाद ही 4 तेलुगु देशम के सांसद भाजपा में जुड़ गए थे, और इनमें 2 ऐसे व्यक्ति थे, सीएम रमेश और वाईएस चौधरी, जो कि चंद्रबाबू नायडू के काफी करीबी माने जाते हैं। दोनों सांसद हैं राज्यसभा के। तो ऐसा लगा था कि नायडू ने खुद ही एक तरह से ब्लेसिंग्स देकर उनको भाजपा में भिजाया है, क्योंकि तब से देखा गया है कि चंद्रबाबू नायडू एक तरह से अपने फेंसेस को मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के साथ। लेकिन जिस तरह का रवैया चंद्रबाबू नायडू ने 2019 चुनाव के पहले अपनाया था, कांग्रेस के साथ जुड़कर और नरेंद्र मोदी पर सीधा वार करके, ऐसा लगता नहीं है कि भाजपा उसको भुला पाई है। ऐसा लगता नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू वापस एनडीए में और भाजपा के साथ फिर से दोस्ती कर पाएंगे। लेकिन जहां तक भाजपा आंध्र प्रदेश यूनिट का सवाल है, पहले उनके चीफ थे कन्ना लक्ष्मी नारायण, उनको हटाया गया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वे भी नायडू के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट ही हैं। अभी सोमू वीर्राजू करके एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया गया है और वह काफी एग्रेसिव है। तो भाजपा को लगता है कि जस्ट लाइक इन तेलंगाना, वहां पे स्पेस है, और स्पेस कैसे होगा, और हर जगह पर यही रणनीति अपनाई गई है कि भाजपा ये चाहती है कि मेन जो रीजनल पार्टी है, और यहां पर वाईएसआरसीपी मेन रीजनल पार्टी होगी, उसके खिलाफ भाजपा अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली बनाए, और शक्तिशाली वे
ओनली ऑन कंडीशन दैट तेलुगु देशम गेट्स वीकेंड। उसी कंडीशन में भाजपा अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली बना सकती है। उन्होंने पवन कल्याण की जनसेना के साथ गठबंधन किया है ताकि उनका जो कापू वोट है वो भी आए। आपको वोट प्रतिशत पर भी नजर डालनी पड़ेगी, क्योंकि 2019 के चुनाव में भाजपा को 1% भी वोट शेयर नहीं आया। 0.84 was its vote share in the 2019 elections in आंध्र प्रदेश। पवन कल्याण की जनसेना के पास 5.5% का वोट शेयर है। तो भाजपा का मानना है कि आगे चलते अगर टीडीपी को कर पाती है तो एक तरह से भाजपा के लिए थोड़ा सा पॉलिटिकल स्पेस और थोड़ा बढ़ जाएगा। आप टीडीपी का जिक्र कर रहे हैं, मैं टीडीपी का भी सक्सेशन प्लान जानना चाहता हूं। पोस्ट चंद्रबाबू नायडू क्या सिनेरियो बन रहा है? हु विल बी हिज पॉलिटिकल सक्सेसर? वेल, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑफ कोर्स जैसे मोस्ट रीजनल पार्टीज रहती हैं उसमें माना जाता है कि एक तरह से फैमिली रूल ही चलता है। एनटी रामाराव को ओवरथ्रो करके चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने, पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। अभी उनके जो पुत्र हैं नारा लोकेश, जो कि मंत्री भी थे, उनको ग्रूम किया जा रहा है। लेकिन पार्टी के विद इन और आउटसाइड द पार्टी नारा लोकेश का की एक तरह से ज्यादा होल्ड नहीं दिखती है। वो अपना खुद चुनाव हार गए। अमरावती के पास के इलाके में ही, मंगलगिरी से ही वे अपना चुनाव 2019 में हार गए। अभी वे एमएलसी हैं। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि एक नेता जो अपना खुद का चुनाव नहीं जीत पाता, क्या उनको पूरी पार्टी का नेतृत्व देना चाहिए? चंद्रबाबू नायडू की उम्र अभी 70 हो गई है, सो ऑब्वियसली ही डजंट हैव एज ऑन हिज साइड। नारा लोकेश इज अ यंग पर्सन, बट क्या वे जगन मोहन रेड्डी को चुनौती दे सकते हैं? क्या वे उनके साथ टक्कर ले सकते हैं? इसमें अभी उनको एक्चुअली देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो एज फार एज नारा लोकेश इज कंसर्न। और एक तरह से जो सोशल मीडिया कैंपेन भी है वो एक तरह से नारा लोकेश के अगेंस्ट रहा है काफी सालों से। जस्ट लाइक राहुल गांधी को भी एक तरह से काफी सोशल मीडिया में पप्पू जैसे नामों से बुलाया गया, द सेम हैज बीन अप्लाइड इवन टू नारा लोकेश। तो एक तरह से उनको रिडिक्यूल करके, उनका एक मजाक बना के एक तरह से सोशल मीडिया नैरेटिव रहा है। तो काफी बड़ा चैलेंज रहेगा नारा लोकेश के सामने। यस, देयर इज ऑल्सो अ स्कूल ऑफ थॉट, एंड चूंकि दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में फिल्मों का काफी दबदबा रहता है, एनटी रामाराव के दूसरे जो, बिकॉज नारा लोकेश भी उनके पोते हैं, दूसरे उनके जो पोते हैं, पुत्र के पुत्र यानी हरिकृष्णा के पुत्र, और उनका नाम भी एनटीआर है और फिल्म के बड़े अभिनेता हैं, तेलुगु फिल्म्स में काफी बड़े अभिनेता हैं। तो काफी लोगों का मानना है कि एनटी रामाराव could be the successor as far as Telugu Desam is concerned, but he's a young hero. He is one of the leading people, heroes in तेलुगु सिनेमा नाउ। तो ऐसा लगता नहीं है कि अपनी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के अभी राजनीति में आएंगे। नारा लोकेश वर्सेस एनटीआर, दैट नैरेटिव ऑलवेज रन्स एज फार एज तेलुगु मीडिया इज कंसर्न।